Good morning, students. This is the third video of this chapter for class 12th Political Science, Chapter 3, New Centers of Power. In the previous video, we understood about the European Union. In this video, we will understand about ASEAN. ASEAN is what? Association of South East Asian Nations. Please remember the region. हम लोग जब EU की बात करते हैं तो हम बात करते हैं यूरोप के नेशंस के यूनियन के रिगार्डिंग, और आसियान में हम लोग बात करेंगे एशिया के साउथ ईस्ट वाले रीजन में जितने भी नेशंस हैं उनके बारे में. Here is the list of the states जो कि उसके मेंबर नेशंस हैं. प्लीज़ आप नेशंस के नेम लर्न रखेंगे. म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, बेरूस, जेरूसलेम. हम लोग जब बेटा इन नेशंस के बारे में बात करते हैं तो आपके लिए कुछ नेशंस पुराने हैं, क्योंकि आपने क्लास 9th में इंडो चाइना वाला चैप्टर आप पढ़कर आए हैं. वहाँ पर आपने लाओस के बारे में, कंबोडिया के बारे में और आपने वियतनाम के बारे में पढ़ा है. और हम लोग जब फॉरेन रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, और हम आगे भी पढ़ेंगे सेकेंड वाली बुक में, तो हमारे लिए म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये नेशंस इंपॉर्टेंट है. तो हम इनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, और हम लोग सेकेंड बुक में भी दोबारा इनके बारे में पढ़ेंगे. पर इस टॉपिक के रिगार्डिंग जब हम लोग बेटा आसियान की बात करते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया के ये 10 मेंबर्स नेशन, प्लीज़ बेटा याद रखेंगे 10 मेंबर नेशंस का एक ये ग्रुप है. ये नेशंस किस तरह से एक यूनियन रेडी कर रहे हैं या एक एसोसिएशन बना रहे हैं, ए फॉर एसोसिएशन बना रहे हैं, जिसकी हेल्प से ये सभी नेशंस आपस में मिलकर अपना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए काम कर सके. बेटा हम लोग बाय द टाइम नेशंस जो हैं या जो एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, ये कल्चरल, मिलिट्रिकल या डिफेंस के रिगार्डिंग भी काम करते हैं, पर बिगनिंग में इनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आपका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट. हम बाद में जैसे जैसे आसियान डेवलप होता चला गया, उसने अपना कल्चरल डेवलपमेंट भी स्टार्ट किया है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे. अब हम बात करेंगे आसियान के लोगों, उसके फ्लैग के बारे में. यहाँ पर बेटा पैडी के स्ट्रोक्स दिखाए गए हैं. अगर आप इमेज ध्यान से देखते हैं तो कुछ इस तरह से, जैसे कि लोटस फ्लावर होता है, तो उस तरह से यहाँ पर उन्होंने इमेजेस ड्रॉ किए गए हैं. और ये हर एक स्ट्रोक या हर एक जो येलो कलर का स्ट्रोक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? उसके मेंबर नेशंस को, जो उसके 10 मेंबर नेशंस हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं. और ये शो करते हैं कि नेशंस आपस में दे आर बाउंड टुगेदर इन देयर फ्रेंडशिप एंड दी सॉलिडारिटी. इसके अलावा ये जो सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन है वाइट और रेड कलर से, ये क्या शो करता है? आसियान नेशंस के बीच की यूनिटी, यानी कि द यूनिटी अमंग्स द मेंबर नेशन. ये इम्पॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि एग्जाम में हम लोग इसे, जब हम EU के फ्लैग की बात करते हैं, सेम तरह से आसियान का भी जो फ्लैग है ये भी इम्पॉर्टेंट है. 1 मार्क में 2 मार्क में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इसे लर्न करके रखें. इसके अलावा यहाँ पर पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है कि आसियान बिल्ड करने की या फिर आसियान एक एसोसिएशन डेवलप करने की नीड क्यों आई है हमें. हम लोग जब बेटा फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में, जब आपके पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और उसके दौरान भी और उसके बाद भी ये जो मेंबर नेशंस हैं, इन मेंबर नेशंस ने
अपने रीजन में इकोनॉमिक इम्बैलेंस देखा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी वहाँ पर, और कॉलोनिज्म को फेस किया। जब आपको याद होगा, जब आप क्लास 9th में इंडो चाइना वाला चैप्टर पढ़ते हैं, वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका का इंटरफेरेंस रहा, और एक तरीके से जापानीज़ गवर्नमेंट ने भी इंटरफेयर करने की कोशिश किया, डोमिनेशन दिखाने की कोशिश की। तो इस पूरे रीजन में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को फेस किया गया, और बार बार या किसी एक नेशन से इंडिपेंडेंट हो रहे हैं तो फिर किसी दूसरे नेशन के डोमिनेंस में जा रहे हैं। तो यूरोपियन नेशंस का और जापानीज जो गवर्नमेंट है उनका डोमिनेशन इनको बार बार एज द कॉलोनियल रूल की तरह फेस करना पड़ा, जो कि एक प्रॉब्लम है नेशन के लिए, क्योंकि वो सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास नहीं आ रही है। दे आर डिपेंडेंट एंड दे आर बाउंड टू बी डोमिनेटेड बाय सम। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट इम्पॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि हम कुछ टर्म्स जो हैं इंडिया के रेफरेंस में भी पढ़ेंगे जब हम लोग आपकी सेकेंड बुक की बात करेंगे, जो कि पर्टिकुलरली इंडिया के ऊपर है। एंड ऑफ द वॉर, कौन सी वॉर? जब सभी नेशंस, ऑलमोस्ट जो 10 नेशंस हैं वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं और उनकी इंडिपेंडेंस उनको अचीव हो चुकी है। अब आपस में मिलकर प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही है उनको, कि उन्हें अपना नेशन बिल्ड करना है या फिर अपना नेशन बनाना है। अब नेशन बनाने के लिए उनको क्या चाहिए भैया? पहले पॉवर्टी है, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस की, तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट या स्टैग्नेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि ग्रो ना करना इकोनॉमी का, ये सब चीज़ें फेस करने को मिल रही हैं। इसके बाद जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी आएगी। नेशंस चाहते हैं कि जब हम अपने आप को ग्रो करें या नेशन बिल्डिंग का काम हो तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। देन ये सब टाइम पीरियड ऑब्वियसली नेशन इंटरनेशनल लेवल पर 1940s के बाद या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो गया उसके बाद मेजॉरिटी एशिया में, अफ्रीका में नेशंस ने इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट किया, या फिर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उन्होंने अपने कॉलोनीज़ को डेवलप या फिर उनको इंडिपेंडेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब इन नेशंस के लिए क्या प्रॉब्लम है कि भैया हम इंडिपेंडेंट तो हो गए, पहला प्रॉब्लम अपनी इकोनॉमी सुधारनी है, दूसरा प्रॉब्लम अपने नेशन का पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी करना है, और इन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आप अभी इंडिपेंडेंट हुए हो, और इंडिपेंडेंसी के बाद जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एंटर होते हैं तो आपको पता चलता है कि भैया कोल्ड वॉर चल रही है, और जब कोल्ड वॉर ऑनगोइंग है तो आपके पास ऑप्शंस दो हैं, या तो आप यूएसए के साथ जाओ या फिर यूएसएसआर के अलायंसेस का हिस्सा बन जाइए। तो सेम प्रॉब्लम जो आसियान के मेंबर नेशंस हैं उन्हें भी फेस करनी पड़ी। बेटा सेम सिचुएशन है, जब हम लोग इंडिया के सेंट्रिक बात करते हैं नाम की रिगार्डिंग, तो सेम प्रॉब्लम आसियान के इंडिविजुअल मेंबर नेशंस को भी ये फेस करनी पड़ रही है। तो सेकेंड पॉइंट हमें ये कह रहा है, एंड द प्रेशर टू अलाइन विद वन ऑफ द ग्रेट पावर। यहाँ पर वन ऑफ द ग्रेट का पावर का मतलब क्या है? एक ग्रेट पावर यूएसए, दूसरी ग्रेट पावर यूएसएसआर, और ये सब कब फेस करना पड़ रहा है? कोल्ड वॉर में, जो कि लगभग 1945 से लेके 91 तक चली है। इसके अलावा बेटा जब हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो एक बैंगडुंग कॉन्फ्रेंस, हम लोग बेटा जब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट में हमारे पास दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, बैंगडुंग कॉन्फ्रेंस एंड दी नॉन अलाइड मूवमेंट। ये दोनों टर्म्स आपके लिए न्यू नहीं है, पर हम एक बार इन्हें दोनों को रिवाइज करते हैं। जब हम लोग बेटा बैंगडुंग कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो ये कॉन्फ्रेंस एशिया और अफ्रीकन नेशंस का एक यूनियन, या फिर आप ये कह सकते हो एशिया और अफ्रीका के वो नेशंस जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट थे 1940s के बाद या फिर आगे आने वाले सालों में इंडिपेंडेंट होने वाले थे, उन्होंने मिलकर अपने आप को यूनिटी में डेवलप करने के लिए या अपना एक गुड ऑर्गेनाइजेशन या गुड रिलेशन डेवलप करने के लिए एशिया और अफ्रीका के नेशंस ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नाम बैंगडुंग कॉन्फ्रेंस है। एंड
इसी के चलते या फिर कह सकते हैं बैंगडून कॉन्फ्रेंस के बाद ही आपके पास एक नॉन अलाइड मूवमेंट भी डेवलप हुआ, पर दोनों आपस में मिलकर उतना ज़्यादा एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाए। यानी कि ये कहा जा सकता है कि एशिया के और अफ्रीका के सभी नेशंस एक साथ मिलकर काम नहीं कर पा रहे थे। सबसे बड़ा कारण, जो नेशन साथ नहीं दिए उनके लिए सबसे बड़ा कारण ये था कि हम लोग पहले ही ज़्यादा अच्छे इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं हैं। अगर हम सब लोग अच्छे से इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली डेवलप्ड नहीं हैं तो हम कैसे अपने मेंबर नेशंस के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर पाएंगे और अपनी इकोनॉमी और अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ग्रो कर पाएंगे। तो कुछ नेशंस ने जो कि एशिया अफ्रीका से थे, फॉर द सेक ऑफ द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल डेवलपमेंट जॉइन द कोल्ड वॉर, या कोल्ड वॉर में या यूएसएसआर के अलाइंसेस का पार्ट बने, और जो नहीं बनना चाहते थे उन्होंने नॉन अलाइड मूवमेंट का हिस्सा बने। और थर्ड पॉइंट बेटा हमें ये भी कहता है दैट कि बैंगडून कॉन्फ्रेंस एंड द नॉन अलाइड मूवमेंट वर इनइफेक्टिव, ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाए, क्योंकि वो एज अ चैलेंज तो नहीं डेवलप किया। या फिर ये नहीं कह सकते कि नॉन अलाइड मूवमेंट या बैंगडून कॉन्फ्रेंस के आने के बाद कोल्ड वॉर एकदम शांत हो गया या फिर यूएसए और यूएसएसआर ने फाइट नहीं की, ऐसा नहीं है। क्योंकि बैंगडून कॉन्फ्रेंस आपके पास आता है 1955 में और नॉन अलाइड मूवमेंट का फॉर्मेशन है 1961 में बेलग्रेड के समिट के साथ। तो ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहा कोल्ड वॉर के ऊपर, और ना ही कोई इस तरीके से कोऑपरेशन डेवलप किया जा सका जो कि यूएसए और यूएसएसआर को बहुत ज़्यादा अमाउंट में चैलेंज कर सके। पर हाँ, वन ऑफ द चैलेंज की तरह हमने इसे चैप्टर नंबर 2 में ज़रूर पढ़ा है। पर आप सब लोग भी जानते हैं कि नैन के जो नेशंस हैं वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे कि दो सुपर पावर्स को चैलेंज कर सके और ये कह सकें कि अब हम कोल्ड वॉर ख़त्म करना चाहिए। ये डेवलप नहीं कर पाए। इसकी वजह से ही साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने अपना एक खुद का अल्टरनेटिव सेटअप किया और अपने नेशंस या अपने रीजन के नेशन से मिलकर एक एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को डेवलप किया और आसियान एसोसिएशन को स्टैब्लिश किया गया। इसके बाद बेटा जब हम लोग बैंगडून कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है और कई बार एग्जाम में 1 मार्क में आया भी है। हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 के दौरान भी इसे किया है। बैंगडून कॉन्फ्रेंस क्या है? 1955 में एशियन और अफ्रीकन नेशंस का एक कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, बैंगडून कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। ये मीटिंग है जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट अफ्रीकन और एशियन नेशंस के बीच में हुई, जिसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था? ताकि एशिया और अफ्रीका के नेशंस के बीच में एक अलग यूनियन या अलग कोऑपरेशन डेवलप किया जा सके, जो कि कुछ हद तक सक्सेसफुल हुआ भी और कुछ हद तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ओके बेटा, हम लोग जब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है आसियान वॉज एस्टैब्लिश इन 1967 में इस्टेब्लिश किया गया। और जब हम लोग नाम की बात करते हैं, जो हमने लास्ट पॉइंट में देखा, वो हमारे पास इस्टेब्लिश्ड है 1961 में। इसके बाद बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ बेटा। प्लीज़ बच्चे आप डिक्लेरेशंस के नेम याद करके रखेंगे और फॉर फ्यूचर या बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस तरीके से लिख लीजिए कि जितनी भी एसोसिएशंस या ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं, नाम के लिए ऑर्गेनाइजेशन का जो सेटअप है बेलग्रेड में मीटिंग हुआ। इसके बाद ईयू की जब हम लोग बात करते हैं तो ईयू मैस्ट्रिच ट्रीटी के बाद आया। बैंगडून कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने अभी लास्ट स्लाइड में देखा, वो एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस है। अब हम लोग बात कर रहे हैं बैंकॉक डिक्लेरेशन की, जो कि किससे रिलेटेड है? आसियान से। तो आप एक कहीं पे लिख लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे।
was established in 1967 by signing a Bangkok Declaration 5 countries of this region. ये चीज़ याद रखेंगे कि बिगिनिंग में जब ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ तब इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इसके मेंबर रहे. बिगिनिंग में 5 मेंबर नेशंस रहे और धीरे धीरे करके और 5 मेंबर्स इसमें ऐड हुए और टोटल 10 मेंबर नेशंस का ये एसोसिएशन है. इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आसियान, कई बार बेटा एग्जाम में पूछा गया है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, टू एक्सिलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ. एक चीज़ है ना बेटा याद रखना कि जब भी आप किसी भी यूनियन की बात करते हैं, चाहे आप ईयू की बात कर रहे हैं, चाहे आप आसियान की बात करते हैं, फ्यूचर में हम लोग आसियान की बात करेंगे, सार्क की बात करेंगे और यूएनओ की भी बात करेंगे, तो पीस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. और ईयू, आसियान, सार्क, या जब ब्रिक्स की बात की जाती है जो हम आगे पढ़ेंगे, वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. यानी कि यूनियन इसलिए बनाया जा रहा है ताकि नेशंस इकोनॉमिकली ग्रो कर सके. एंड थ्रू दैट सोशल प्रोग्रेस एंड द कल्चरल डेवलपमेंट विल बी डन. ये चीज़ें न्यू है या डिफरेंट है ईयू से, क्योंकि ईयू ने ना तो सोशल प्रोग्रेस की बात की है ना ही कल्चरल डेवलपमेंट की बात की है. तो बेटा आप डिफरेंस भी करते चलेंगे कौन सा ईयू में था और कौन सा आसियान में है. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट. एंड बेटा दोनों के डेवलपमेंट के लिए बाद में हम पढ़ते हैं आसियान के कुछ पिलर्स के बारे में, तो ये उधर भी यूज़ किया गया है. इसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है टू प्रमोट रीजनल पीस. रीजनल लेवल पर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं आप आसियान नेशंस की बात करेंगे. आप किसकी बात करेंगे, आप पर्टिकुलरली आपके आसियान मेंबर के नेशंस का जो यूनियन है उन्हीं नेशंस के बीच में आप कोशिश करेंगे कि पीस मेंटेन रहे, स्टेबिलिटी रहे, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम या रीजनल लेवल पर कोई वॉर या कोई फाइट जैसी चीज़ें फ्यूचर में ना फेस करनी पड़े. इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे. देन बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ का एस्टैब्लिशमेंट है. प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर. बेटा यूनाइटेड नेशन चार्टर हमने वर्ड पहले भी सुना है, क्लास में हमने कई बार डिस्कस किया है. यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके बेसिस पर उसके मेंबर नेशंस काम करते हैं और उसका नाम है चार्टर. ठीक है, और यूनाइटेड नेशन का चार्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसके जितने भी मेंबर नेशंस हैं वो सभी मेंबर नेशंस इसे बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और उसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है कि उसके चार्टर को सेंटर में रख के या वहाँ पर जो राइट्स, ड्यूटीज़ या बेसिक प्रिंसिपल्स की बात की जाती है, उन नेशंस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के टाइम पीरियड पर उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया है. फॉर एग्जाम्पल बेटा जब आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो तो जब यूएनओ के थ्रू ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन हुआ, जब यूएनओ के थ्रू ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन हुआ तो उस ह्यूमन राइट्स के कई राइट्स हमारे नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलते हैं. तो इट प्रूव्स दैट कि चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंबर नेशंस. और सेकेंड पॉइंट में आसियान के मेंबर नेशंस का अपना एक ऑब्जेक्टिव है क्या कि रीजनल लेवल पर हम लोग पीस और स्टेबिलिटी डेवलप करेंगे और कोशिश की जाएगी कि रूल ऑफ लॉ हो, यानी कि लॉ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो ताकि किसी भी एक नेशन, चाहे जो मेंबर नेशन है, उसका डोमिनेंस किसी और नेशन पर ना देखने को मिले. और वो किसके प्रिंसिपल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे. इसके अलावा आसियान कंट्रीज हैव डिक्लेयर्ड आसियान वेज. बेटा आसियान वेज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय आसियान वे और व्हाट इज़ आसियान वेज. ओके, ये आप एज इट इज़ लर्न कर सकते हैं अपनी डेफिनेशन में लिखने के लिए. आसियान कंट्रीज हैव सेलिब्रेटेड आसियान वेज. इट इज़ फॉर्म ऑफ इंट्रैक्शन दैट इज़ इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट एंड कोऑपरेटिव. यानी कि हम लोग
किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि पीसफुली या कामली, शांति से चीज़ों की सिचुएशन पर डिस्कशन किया जाएगा। और जितने भी आसियान के मेंबर नेशंस हैं, जितने भी 10 मेंबर नेशंस हैं, चाहे हम फिलीपींस की बात करें, लाओस, वियतनाम, मलेशिया की बात करते हैं, सिंगापुर की बात करते हैं, किसी भी मेंबर नेशन की बात करते हैं, तो नेशन की सोवरेनिटी, नेशन की जो इंडिपेंडेंस है उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाएगा। तो आसियान वेज क्या कहता है कि हम आपस में मिलकर इंटरेक्शन भी करेंगे, हम कुछ नॉन फॉर्मल मीटिंग्स भी किया करेंगे, पर हम कोशिश करेंगे कि हर सिचुएशन को शांति से या कामली डील किया जाए। इसके साथ साथ आसियान वेज ये भी कहता है कि हम मेंबर नेशंस की सोवरेनिटी की भी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा with some of the fastest growing economies in the world, ASEAN broadens its objective beyond the economic and the social sphere। यानी कि आसियान एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है प्रेजेंट टाइम पीरियड में, जो कि ना तो सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बात करता है, ना ही सिर्फ सोशल स्फेयर के लिए बात करते हैं, दे ऑल्सो टॉक अबाउट द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन, जिसके बारे में ज़्यादातर एसोसिएशंस बात नहीं करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड है बेटा हमारे पास। ईयर 2003 आसियान मूव्ड अलोंग द पाथ ऑफ द EU by agreeing to establish an ASEAN community comprising 3 pillars। बेटा हम लोग जब बात करते हैं तो आसियान अपने आप में कोई नया इंस्टीट्यूशन नहीं है या कोई पहला रीजनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इससे पहले भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे थे, जैसे कि हम लोगों ने हमारी बुक में EU के बारे में पढ़ा है। और आसियान को भी लगा कि हम कुछ EU की तरह डेवलपमेंट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए जिस पाथ पर, जिस तरह से EU ने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना स्टार्ट किया है, आसियान थॉट कि हम भी सेम पाथ या सेम तरीके का इस्तेमाल करें और शायद हम लोग भी उसी तरीके से अपनी इकोनॉमी या हमारी जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं, कल्चरल डेवलपमेंट है, शायद हम लोग भी उस तरीके से उसे अचीव कर पाएँ जिस तरीके से EU ने अचीव करने की कोशिश की है या फिर उसमें वो सक्सेसफुल हुआ है। तो 2003 के अंदर एक मेजर चेंज आया, 3 पिलर्स ऑफ आसियान, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, कई बार एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया है बेटा, 6 मार्क का भी क्वेश्चन हमने इसमें से देखा है, तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, 2003 आसियान मूव्ड अलोंग द पाथ ऑफ द EU by agreeing to establish an ASEAN community। आसियान कम्युनिटी जिसमें 3 पिलर्स की बात की गई है। ये 3 पिलर्स कौन से हैं? पहला सिक्योरिटी कम्युनिटी, दूसरा इकोनॉमिक कम्युनिटी, थर्ड सोशल कल्चरल कम्युनिटी। हम लोगों ने 3 पिलर्स के बारे में बात की। अब हम लोग बात करेंगे बेटा आसियान ने ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट किया है, या फिर हम लोग जब बात करते हैं आसियान के इस कम्युनिटीज़ को डेवलप करने के पीछे के ऑब्जेक्टिव्स या कारण क्या है। आसियान कम्युनिटीज़ 2003 में सेटअप की गई हैं, जिसके पीछे कुछ रीजंस हैं। पहला रीज़न है टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू दी सोशल प्रोग्रेस एंड दी कल्चरल डेवलपमेंट। यानी कि वो चीज़ याद रखने की कोशिश कर रहे हैं और ये चीज़ ध्यान में रख रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रीजनल लेवल पर हो, पर उसके साथ साथ सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट भी लोगों को मिले। इसके अलावा सेकंड पॉइंट हमें कह रहे हैं टू प्रमोट रीजनल पीस और स्टेबिलिटी डेवलप की जाए, रूल ऑफ लॉ का स्टैब्लिशमेंट किया जाए और यूनाइटेड नेशन के चार्टर को हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरह यूज़ करें। बेटा ये जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है ये सेम ऑब्जेक्टिव है जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में आसियान के ऑब्जेक्टिव्स में देखा है, तो कॉमन है, तो आप इसे सेम लिख सकते हैं। इसके अलावा बेटा थर्ड जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है, उसे हम ध्यान से देखते हैं।
लेटर ऑन इट्स ऑब्जेक्टिव वर ब्रॉडन, यानी कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे आसियान डेवलप होता चला गया, ईयर बाय ईयर उसमें बहुत चेंजेस किए गए, तो उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स को ब्रॉडन किया है। एंड दस इन 2003 3 pillars, that is ASEAN Security Community, ASEAN Economic Community, ASEAN Social Cultural Community were established, यानी कि आसियान के ऑब्जेक्टिव्स जो कि पहले काम कर रहे थे, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए अपने पेरिफेरी या अपने काम करने के तरीके को ब्रॉडन किया गया, एरिया बढ़ाया गया, और 2003 के अंदर कुछ कम्युनिटीज़ को सेटअप किया गया। 3 कम्युनिटीज़ हमारे पास वही हैं, सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड सोशल कल्चरल कम्युनिटी। और वर एस्टैब्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी इज़ टू अपहोल्ड पीस, यानी कि सिक्योरिटी कम्युनिटी से वो क्या करवाना चाहते हैं, क्या क्यों ओपन की गई है, ताकि रीजनल लेवल पर पीस मेंटेन किया जा सके। जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं नेशंस के बीच में, मेंबर नेशंस के बीच में, ये जो आसियान के 10 मेंबर नेशंस हैं, इनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है टेरिटरी को रिगार्डिंग या कोई लैंड के रिगार्डिंग या बॉर्डर इश्यूज कुछ हैं, तो उसे रिजॉल्व किया जा सके बिना किसी आर्म कन्फ्रंटेशन, यानी कि बिना मिलिट्रिकल वॉर के। इसके अलावा हम सिक्योरिटी कम्युनिटी के बारे में ही पढ़ेंगे अभी। Security community, it talks about that the ASEAN security community was based on the convictions and outstanding territorial dispute should not be accelerate into armed confrontation। Basically आसियान के 10 मेंबर नेशंस में किसी में भी अगर कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है या कोई लैंड के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट है, तो उसको किसी भी तरह से हम लोग आर्म कन्फ्रंटेशन के अंदर बढ़ने नहीं देंगे, उसे पीसफुली सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। सेकेंड पॉइंट, बाय 2003 आसियान हैड सर्वल एग्रीमेंट्स, कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए, इन प्लेस बाय विच मेंबर स्टेट्स प्रोमिस्ड टू अपहोल्ड पीस, न्यूट्रलिटी, कोऑपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस, रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल डिफरेंसेस एंड सोवरेनिटी या सोवरेन राइट्स। यानी कि 2003 से जब सिक्योरिटी कम्युनिटी को स्टैब्लिश कर दिया गया है, तो नेशंस को क्या कहा गया है कि आप जितने भी मेंबर नेशंस हैं, 10 मेंबर नेशंस जो हैं, वो आपस में पीस डेवलप करेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि भाई किसी मेंबर का साथ दिया और किसी मेंबर का साथ नहीं दिया, न्यूट्रल रहेंगे हमेशा डिसीजन के टाइम पीरियड पे, कोऑपरेटिव बिहेवियर दिखाएंगे, नॉन इंटरफेरेंस, किसी भी दूसरे देश में या आसियान के किसी दूसरे मेंबर नेशन के इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होगा, नेशनल लेवल पर जितने भी डिफरेंसेस हैं कल्चरल लेवल पर या कोई और रीजनल लेवल पर उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी, और सोवरेन राइट्स, नेशन की इंडिपेंडेंस को भी सपोर्ट या फिर उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी। नाइनटीन 1994 में बेटा एक रीजनल फोरम बनाया गया है जिसे ARF कहा जाता है, और ये 1994 में इस्टेब्लिश किया गया है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है, जो सिक्योरिटी कम्युनिटी इस्टेब्लिश की गई है उस कम्युनिटी को हेल्प करते हुए मेंबर नेशंस की सिक्योरिटी, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ की रिस्पेक्ट करने के लिए इस फोरम को स्टैब्लिश किया गया है, ताकि नेशंस को, मेंबर नेशंस को कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो आसियान रीजनल फोरम की हेल्प से इन पॉलिसीज़ पर या सिक्योरिटी पॉलिसीज़ पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट स्लाइड की हम लोग बात करते हैं।
हम लोग बेटा जब आसियान की बात करते हैं, और हम सब लोग जानते हैं जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन को स्टैब्लिश किया जा रहा है तो मेंबर नेशंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो क्या है कि किसी एसोसिएशन का हम हिस्सा बनते हैं तो उसके बदले में हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। तो आसियान के पास भी एक प्रिंसिपल जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर इकोनॉमिक एसोसिएशन की तरह काम करना। तो आसियान रीजन एज अ होल was a much smaller economy compared to the US और the EU और the Japan, यानी कि ये जो 10 मेंबर नेशंस का जो एसोसिएशन है इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और अगर हम कंपेयर करते हैं यूएसए से, EU से या जापान से, तो वो बहुत ज़्यादा छोटी इकोनॉमीज़ हैं, यानी कि कम जीडीपी ग्रोथ होती है। इट्स इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग मच फास्टर देन ऑल दीज, पर जीडीपी कम है, यानी कि जो ग्रोथ रेट है ईयर बाय ईयर वो कंपेयर किया जाए यूएसए, EU या जापान से तो वो कम हो सकता है। पर अगर हम लोग इन सभी मेंबर नेशंस की एक साथ बात करते हैं तो इनका जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है, यानी कि पर ईयर अगर हम ग्रोथ रेट निकालते हैं तो वो कंपेरेटिवली ज़्यादा है, या फिर बहुत स्पीडली ये ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सक्सेसफुल भी हुए हैं। Its economy is growing much faster than all these. This accounts for the growth in its influence both in the region and the beyond. और इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आसियान का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसी स्पीड से होता रहा तो रीजनल लेवल पर भी और उसके बाहर भी ये डेवलपमेंट या उनका इकोनॉमिक डोमिनेंस देखा जा सकता है फ्यूचर में या कमिंग फ्यूचर में। हम लोगों ने बेटा अब तक बात की इसके सिक्योरिटी कम्युनिटी के बारे में। इस स्लाइड में हम लोग बात कर रहे हैं उसके इकोनॉमिक कम्युनिटी, और इट प्रूव्स दैट कि दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। टू क्रिएट द कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस्ड ऑन आसियान स्टेट्स, यानी कि वो कोशिश करते हैं कि जो भी सामान मार्केट में सेल आउट किया जाए वो आसियान के अंदर ही प्रोड्यूस होना चाहिए, ताकि वो कॉमन मार्केट जो 10 मेंबर नेशंस की कॉमन मार्केट है वहाँ पर बहुत अच्छे से सेल आउट किया जा सके। टू एड द सोशल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन, ताकि जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो बाकी सभी नेशंस के अंदर सोशली और इकोनॉमिकली और डेवलप करने के लिए या नेशंस को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए डेवलप किया जा सके या फिर उनकी हेल्प की जा सके। नेक्स्ट, the economic community would also like to improve the existing ASEAN dispute settlement mechanism to resolve the economic disputes, यानी कि अगर किसी भी मेंबर नेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है ट्रैवल को लेके, ट्रेड को लेके या किसी और मार्केट सेटलमेंट के रिगार्डिंग, तो आसियान की इकोनॉमिक कम्युनिटी का ये ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी मेंबर नेशंस हैं उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट अगर वो इकोनॉमिकल लेवल पर है तो वो इकोनॉमिक कम्युनिटी की हेल्प से रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। FTA ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेटा। जब हम लोग FTA की बात करते हैं, टर्म आपके पास कई टॉपिक्स में बार बार आएगा, तो आपको ये टर्म का मतलब याद रखना है। FTA इज फ्री ट्रेड एरिया। ASEAN हैज़ फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अ फ्री ट्रेड एरिया for investment in the in the labor sector, in the services sector, where the US and the China have already moved fast to negotiate with FTA with ASEAN। अब है ना बेटा इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज़। बेटा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एरिया क्या होता है? फ्री ट्रेड एरिया का मतलब है कोई भी नेशन, कोई भी इंडिविजुअल नेशन किसी दूसरे नेशन के साथ अगर ये एग्रीमेंट या एक FTA का एग्रीमेंट साइन करते हैं तो आप इजीली एक नेशन से सामान दूसरे नेशन में आसानी से सेल आउट कर सकते हो और दूसरा नेशन आपके नेशन में इजीली मार्केट में एंटर कर सकता है ट्रैवल और ट्रेड के लिए। बेसिकली मेजर ऑब्जेक्टिव वो क्या है? ट्रेड है। ओके, जब हम लोग बेटा किसी के साथ भी फ्री ट्रेड एरिया साइन करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाता है, तो उसके अंदर नेशंस फ्री हैं एक दूसरे की मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने के लिए। आसियान ने क्या डेवलपमेंट किया है? आसियान ने अपने मेंबर नेशंस के अंदर
या अपने मेंबर नेशंस के बीच में एक FTA का एग्रीमेंट साइन किया है कि आप इजीली एक नेशन से दूसरे नेशन के अंदर आसानी से ट्रेड कर सकते हो। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं USA और चाइना की भी। अभी हमने बेटा लास्ट स्लाइड्स में देखा दैट कि आसियान की जो इकॉनमी है वो भले ही जापान से या EU से या फिर USA से कंपैरेटिवली उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी कि इन सब की है, कंपैरेटिवली वीक है, पर जो ग्रोथ रेट है आसियान की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, ग्रोथ रेट ज़्यादा है। तो USA और चाइना को ये लगता है कि अगर USA और चाइना आसियान के मेंबर्स के साथ अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एरिया जैसी चीज़ें डेवलप कर लेंगे तो वो भी उनकी ग्रोथ या ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ अगर ट्रेड करेंगे तो उनका भी फ़ायदा है और आसियान वालों का भी इससे फ़ायदा होगा। तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट देयर बेनिफिट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दिस रीजन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, इस टॉपिक में मैंने आपको कई जगहों पर इम्पॉर्टेंट मार्क करवाया है और ये चीज़ आप याद रखें कि आसियान इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इंडिया का भी इससे एक डायरेक्ट रिलेशन है, वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। और यहाँ पर 1 मार्क में, 2 मार्क में या 6 मार्क्स में, 4 मार्क में बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं। आसियान विजन जो है इसके ऊपर भी 4 मार्क में और 6 मार्क में क्वेश्चन कई बार CBSE ने पूछे हैं, तो हमें इसके ये सारे पॉइंट्स को कवर करना ज़रूरी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। फीचर्स ऑफ आसियान विजन 2020। आसियान विजन 2020 क्या है कि हम 2020 तक हम प्लानिंग कर रहे हैं। ये प्लानिंग बहुत पहले हो गई थी, वी आर स्टार्टिंग दिस टॉपिक इन 2020 ओनली, बट स्टिल दे हैव प्लान मच अर्लियर कि हम लोग ईयर 2020 आने तक या आते आते हम अपना इकोनॉमिक या हमारा जो सोशल या जो हमारा कल्चरल डेवलपमेंट है हम उसे अचीव करने की प्लानिंग कर चुके होंगे या फिर हम उसे मेजर पार्ट तक अचीव कर चुके होंगे। फर्स्ट फीचर हमारा बेसिकली कुछ ऐसा है, इट्स विजन 2020 हैज़ डिफाइंड एज आउटवर्ड लुकिंग रोल ऑफ आसियान इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। बेटा अब तक हमने शुरू से क्या देखा कि आसियान ने हमेशा अपने आप को 10 मेंबर सेंट्रिक एसोसिएशन की तरह देखा है और विजन 2020 ये दिखाता है कि हम 10 नेशंस के बाहर जो नेशंस हैं, चाहे हम इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें या USA की बात करें, तो उनके साथ भी वो एक अच्छा रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करेंगे ताकि वो जो उनकी इकोनॉमिक कम्युनिटी है या फिर जो उनकी सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ हैं या जो उनका सोशल कम्युनिटीज़ है वो भी इंटरनेशनल लेवल पर एक अच्छा रोल प्ले कर सके। इसके अलावा आसियान स्ट्रेंथ, आसियान का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है दैट कि उनके नेशंस के बीच में लाइक इट्स पॉलिसीज़ ऑफ इंटरेक्शन एंड दी कंसल्टेशन विद मेंबर नेशंस with dialogue partners and with the non regional organization। यानी कि आसियान की स्ट्रेंथ सबसे मजबूती क्या है उसके अंदर कि पहला वो अपने 10 मेंबर नेशंस को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और उनके साथ रेगुलर इंटरेक्शन होता है, रेगुलर डायलॉग्स होते हैं, डायलॉग डिलीवरी होती है। और इसके साथ साथ जो नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आसपास के नेशंस हैं, जो रीजन के पड़ोसी नेबरिंग नेशंस में आते हैं, उनके साथ भी वो डील करते रहते हैं ताकि आसियान को ना तो कभी इंटरनली ना ही कभी एक्सटर्नली प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। बेटा इसको समझने के लिए हम लोग EU वाले टॉपिक से इसको रिलेट करते हैं। हमने क्या देखा कि जो आसियान है वहाँ पर उसके 10 मेंबर नेशंस के साथ उसका इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा रहता है, वो कंसल्टेशन करते रहते हैं, डायलॉग डिलीवरी होती है, इंटरेक्शन होता रहता है, इसलिए ये वन ऑफ दी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन की तरह आज हमारे सामने आ रहा है। हम लोग
सेम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ईयू की बात करते हैं, आप लोगों को एक वर्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, वो वर्ड था यूरोस्पेक्टिज्म, और हम लोग बार बार वहाँ कह रहे दैट कि ईयू को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि उसके मेंबर नेशंस को शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है, वहाँ पर किसी एक मेंबर नेशन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, या फिर ये कहा जाता है कि उन मेंबर नेशंस के बीच में उतना ज़्यादा कोऑपरेशन नहीं है जितना कि कोऑपरेशन 10 मेंबर नेशंस के बीच में देखने को मिलता है। After this, third point, this built on existing ASEAN policy to encourage negotiations over conflicts in the region। यानी कि उन्होंने क्या किया है, आसियान ने अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं कि नेशंस के आपस में कुछ भी बॉर्डर इश्यूज़ या कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, पर वो कॉन्फ्लिक्ट्स कभी भी आसियान की मीटिंग में डिस्कस नहीं होते, आसियान की मीटिंग में कभी भी डिस्कस नहीं किया जाता, और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि मेंबर नेशंस के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि किसी भी मेंबर नेशन के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट का आसियान की मीटिंग्स पर या आसियान के इकोनॉमिक या पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर या फिर उसके कल्चरल डेवलपमेंट पर, सोशल डेवलपमेंट पर इफ़ेक्ट नहीं होने दिया जाता। ठीक है, ये पॉइंट बेटा याद रखना, क्योंकि हम इसे आगे और रिलेट करेंगे और एक जगह एज एग्जाम्पल की तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, दस आसियान हैज़ मीडिएटेड द एंड ऑफ द कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट। बेटा ये एग्जाम्पल दिया है कि कंबोडिया जो मेंबर नेशन है वहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी, तो उसको बहुत ज़्यादा आसियान के स्टेज पर इग्नोर किया गया और ये कहा गया कि कंबोडिया का जो प्रॉब्लम है वो कंबोडियन नेशन की पॉपुलेशन और उसकी गवर्नमेंट उसे मिलकर सॉल्व करेगी, आसियान का उसमें ज़्यादा रोल नहीं होगा, जब तक कि कंबोडिया से एक हेल्प की डिमांड नहीं की जाएगी तब तक। इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमें कहते हैं दैट इट इज़ द ओनली रीजनल एसोसिएशन इन द एशिया दैट प्रोवाइड्स अ पॉलिटिकल फोरम वेयर एशियन कंट्रीज and the major powers can discuss political and security concern। बेटा हम लोग यहाँ पर इसे एशिया के कंट्रीज़ के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ना आपको लग रहा होगा कि एशिया में तो हमारे पास एक सार्क भी है, उसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं मिला, क्योंकि बेटा सार्क उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है जितना कि आसियान डेवलप्ड है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि एशिया में आसियान एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एशिया के नेशंस आपस में मिलते हैं, और 10 मेंबर नेशंस के अलावा भी एशिया के नेशंस को मीटिंग के लिए वेलकम किया जाता है अगर कोई पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में कोई पॉलिटिकल या फिर कोई सिक्योरिटी कंसर्न जैसी प्रॉब्लम होती है तो। और इंडिया भी इस मीटिंग्स में जाके अटेंड करते हैं क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं आसियान के साथ गुड रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे हम आगे भी पढ़ेंगे स्लाइड्स में। आसियान एंड एशिया बेटा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हम इसे एज अ फॉरेन रिलेशंस की तरह भी देखते हैं और आगे हम एक कार्टून भी स्टडी करेंगे जहाँ पर हम इस रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। ओके, इंडिया हैज़ ट्राई टू मेक अमेंडमेंट्स इन दी फॉरेन पॉलिसी। बेटा फॉरेन पॉलिसी का मतलब समझ लेते हैं पहले कि क्या होता है। जब भी हम लोग किसी भी नेशन की बात करते हैं तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसीज़ की जब भी बात की जाती है बेटा तो हम लोग ये देखते हैं कि इंडिया इंटरनल लेवल पर या फिर इंडिया में किसी भी स्टेट की जब हम लोग बात करते हैं, उसके स्टेट्स की बात हो रही है या फिर उसके यूनियन टेरिटरीज़ की बात हो रही है, तो हम देखते हैं कि जब इनके आपस में रिलेशन की बात हो रही है तो हम उसे कहते हैं इंटरनल पॉलिसीज़ या फिर इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसीज़। पर जब इंडिया किसी भी फॉरेन नेशन के साथ इंडिया किसी भी फॉरेन नेशन के साथ रिलेशंस बनाने की कोशिश करेगा तो आप उसे, कोई भी नेशन हो सकता है दुनिया में, कोई भी इंडिया को छोड़कर कोई भी नेशन, चाहे उसका नेबरिंग नेशन हो चाहे कोई और नेशन हो, तो उनके साथ जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पर पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी उसे आप क्या कहेंगे, फॉरेन पॉलिसीज़। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमें कहता है इट साइन ट्रेड एग्रीमेंट विद 3 एशियन मेंबर्स विद मलेशिया,
सिंगापुर एंड थाईलैंड। बेटा एक चीज़ याद रखो कि हम ना आसियान एज एसोसिएशन के साथ हमारे इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ ये कि सबके साथ अच्छे रिलेशंस नहीं बन रहे। पर जो हमारे वेरी क्लोज नेशंस हैं, क्योंकि अब तक इसके पीछे रीज़न ये है कि हमने कभी भी आसियान या साउथ ईस्ट एशियन रीजन की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। ये हमने बहुत बाद में ध्यान देना स्टार्ट किया, जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई उस टाइम पीरियड से हमने काम करना शुरू किया। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा लैग बिहाइंड है आसियान और इंडिया के बीच में। पर इंडिया ने कोशिश की है कि अगर हम सभी मेंबर नेशंस के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस या अच्छे रिलेशंस नहीं बना सकते, ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं कर सकते, तो हम कुछ नेशन से शुरुआत करते हैं। जैसे कि मलेशिया से शुरुआत की गई है, सिंगापुर से, थाईलैंड से शुरुआत की गई है, ताकि कुछ ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए जा सके और इकोनॉमिक रिलेशंस को स्टार्ट किया जा सके। इसके अलावा आसियान और इंडिया में FTA भी साइन हुआ है, जो कि 2010 से इफेक्टिव है, जहां पर हम लोग कोशिश करते हैं कि फ्री ट्रेड एरिया डेवलप करें और एक नेशन से दूसरे नेशन में जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सेल आउट कर सके बिना किसी बैरियर के। After that, ASEAN's strength, however, lies in its policies of interaction with the consultation with member states, with dialogue partners and with other non-regional organizations। पर हम एक चीज़ याद रखेंगे कि आसियान के लिए क्या ज़रूरी है, उसके मेंबर नेशन ज़रूरी है। तो इंडिया और आसियान के अंदर या जो रिलेशंस डेवलप होते हैं, तो वो लोग ये देखते हैं कि अगर इंडिया के साथ ट्रेड करके मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड को बेनिफिट मिल रहा है, तो हो सकता है जो बाकी 10 मेंबर नेशंस हैं उनको भी इंडिया की मार्केट से अपना सामान सेल आउट करने में या प्रोडक्शन को ज़्यादा वाइड स्प्रेड करने के अंदर वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दे आर ट्राइंग टू मेक, एंड नाउ इंडिया एंड आसियान बोथ आर ट्राइंग टू मेक गुड रिलेशंस विद ईच अदर। It is the only regional association in Asia that provides a political forum where the ASEAN countries and the major power can discuss political and security concern। ये चीज़ हम बेटा दोबारा रिपीट कर रहे हैं, रीज़न बिहाइंड, क्योंकि जब हम लोग इंडिया और आसियान की बात करते हैं तो इंडिया को रीजनल लेवल पर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी या कोई भी नेशन को प्रॉब्लम होती है, तो आसियान को एशिया का एक फोरम की तरह देखा जाता है, जहां पर मेंबर नेशंस अपने पॉलिटिकल या सिक्योरिटी कंसर्न के रिगार्डिंग डिस्कशंस कर सकते हैं। दे कैन यूज द प्लेटफॉर्म ऑफ द आसियान। Here is the cartoon I was discussing about, one of the important cartoon, एग्ज़ाम में कई बार आया है। हम लोग ईस्ट एशियन नेशंस की बात कर रहे हैं एंड हम बात करते हैं कि इस कार्टून में किस पॉलिसी की बात की जा रही है। इस कार्टून में बेटा लुक ईस्ट पॉलिसी की बात की जा रही है। लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब क्या है कि इंडिया के ईस्टर्न साइड पर जितने भी नेशंस हैं हम उनको अब तक इग्नोर करते आए हैं, तो हम उनकी तरफ भी ध्यान देंगे। क्योंकि इग्नोर करने का रीज़न बेटा सबसे पहले ये था क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था, तो शायद इंडिया का उस तरफ ध्यान नहीं गया। पर जैसे जैसे ईस्टर्न नेशंस की तरफ इंडिया के ईस्टर्न नेशंस की तरफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है, तो इंडिया को लगता है कि अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमिक वाइड स्प्रेड के लिए, मार्केट को बढ़ाने के लिए वो ईस्टर्न साइड पर जो नेशंस हैं उनकी मार्केट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई है, लुक ईस्ट पॉलिसी। ये इंपॉर्टेंट पॉलिसी है बेटा, हम सेकेंड बुक में दोबारा पढ़ेंगे इसके बारे में। और सेकेंड पॉइंट हमें ये कहता है दैट द लुक ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991 हैज़ लेड टू द ग्रेट इकोनॉमिक इंट्रैक्शन विद द ईस्ट एशियन कंट्रीज सच एज आसियान, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। तो हमने लुक ईस्ट पॉलिसी से सिर्फ और सिर्फ हम आसियान के साथ डेवलपमेंट नहीं कर रहे इकोनॉमी के लिए, हम चाइना, जापान और साउथ कोरिया के साथ भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज फ्रेम आउट कर रहे हैं अंडर द पॉलिसी ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी। आफ्टर दैट आपके चैप्टर का नाम अगर हम प्रीवियस सिलेबस की तरह देखते हैं तो अल्टरनेटिव सेंटर्स, प्रेजेंट टाइम पीरियड में न्यू सेंटर्स ऑफ पावर की तरह इस चैप्टर को देखा गया। हम लोग दोनों ऑर्गेनाइजेशन की जब हम लोग बात करते हैं, चाहे मैं EU की बात करती हूँ या फिर मैं आसियान की बात करती हूँ, तो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ऐसा अल्टरनेटिव सेंटर
ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग क्या कर सकेंगे, हम लोग यूनिपोलैरिटी के टाइम पीरियड में एक अल्टरनेट या फिर एक नया सेंटर डेवलप कर पाएंगे जो कि यूनिपोलैरिटी को चैलेंज करेगा, यानी कि यूएसए को चैलेंज कर पाएगा। तो आसियान कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है, वाइल द आसियान रीजन एज अ होल is much smaller economy compared to the EU, US and the Japan, as its economy is growing much faster than all these account for the growth in its influence both the regional and the beyond। बेटा ये ना बोर्ड क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया हुआ है, इसको मैंने एज इट इज़ आंसर फॉर्म में यहाँ पर लिखा, आप चाहें तो इसे एज इट इज़ लर्न कर सकते हैं। और कुछ पॉइंट्स आपको लगेगा कि इसमें रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि हमने सभी पॉइंट्स को पुरानी स्लाइड्स में देखा है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमने देखा है कि आसियान रीजनल लेवल पर इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, उसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, पर जब हम इकोनॉमी कंपेयर करते हैं भले ही वो EU से या USA से या जापान से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर फिर भी उसका ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा है। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि वो एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर या न्यू सेंटर ऑफ पावर बन सकता है। बेटा जहाँ पर भी अल्टरनेटिव वर्ड आएगा तो आप उसे चैप्टर के अकॉर्डिंगली न्यू सेंटर ऑफ पावर में चेंज करेंगे। इसके बाद आसियान रीजनल लेवल पर फ्री ट्रेड एरिया पर फोकस कर रहा है ताकि वो दूसरे नेशंस के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे, जैसे कि उसने प्लानिंग की है USA के साथ फ्री ट्रेड एरिया सेटअप करने के लिए, चाइना के साथ और इंडिया के साथ भी एग्रीमेंट साइन किया गया है 2010 में। ये हमने पिछले लास्ट स्लाइड्स में हमने देखा है। इसके अलावा रैपिडली ग्रोइंग इकॉनमी है, अलग अलग कम्युनिटीज़ को सेटअप किया गया है, और जो रीजनल लेवल पर या जो इंडिविजुअल स्टेट्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मेंबर नेशंस के जो प्रॉब्लम होते हैं, उसे आसियान में कभी डिस्कस नहीं किया जाता, ताकि किसी और नेशन या मेंबर नेशन की प्रॉब्लम्स को इस तरीके से डिस्कस नहीं किया जाता ताकि मीटिंग्स में कभी या मीटिंग्स का टाइम या दूसरे नेशंस का टाइम वेस्ट किया जाए। तो दे आर मेजरली कंसर्न अबाउट द रीजनल डेवलपमेंट एंड दे डोंट इंटरफेयर इन द इंडिविजुअल्स नेशन प्रॉब्लम, या जो मेंबर नेशंस की जो प्रॉब्लम है जब तक बहुत ज़रूरी नहीं होता तब तक वो डिस्कशन नहीं करते। जैसे कि कंबोडिया की जो प्रॉब्लम थी उसको इग्नोर किया गया, फिर उसको रीजनल लेवल पर डिस्कशन नहीं किया गया। इसके अलावा बेटा फोर्थ पॉइंट, द करंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द आसियान स्पेशली इट्स इकोनॉमिकल रेलेवेंस एज द ट्रेडिंग विद इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स to the growing Asian economy such as India and China makes that an alternative proposition, यानी कि इंडिया चाइना के साथ ट्रेड करने की वजह से या आसियान ने अपने आप को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाया है प्रेजेंट टाइम पीरियड में कि इंडिया को, चाइना को ये लगता है कि अगर आसियान के साथ वो इकोनॉमिक ट्रेड या इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं तो चाइना और इंडिया दोनों के लिए आसियान एक अच्छा अल्टरनेटिव है, एक अच्छा प्लेस है, प्लेटफॉर्म है जहाँ जिसकी हेल्प से वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम सार्क के बारे में पढ़ेंगे। टिल आप आसियान के रिगार्डिंग पॉइंट्स को अच्छे से एक बार रीड कर लें। थैंक यू सो मच।